नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इन खबर पे आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हर कोई जानता है। हमारे घर का कोई एक छोटा सा सामान हो या हम अगर हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ हर जगह दखल यानी कि उन्होंने देश के प्रति हर चीज वो बनाने की कोशिश की जो देश के लिए आ, काम आ सके, उनके दैनिक जीवन को सुलभ बनाया जा सके। ऐसे ही कुछ थे रतन टाटा जी। कल यानी उनका कल देहांत हो गया। रात 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इससे जुड़े हर कोई अपना किस्सा और उनसे यादें साझा कर रहा है और कई लोग उन्हें अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कोई उनके हेल्थ सेक्टर, कोई उनके बिजनेस को लेके। कई सारे ऐसे यूथ हैं जो अपने विजन को लेके जाते थे, वहाँ वो आंख बंद करके पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे कि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। ऐसे हमारे साथ कई सारे युवा साथी हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है, तो बात करना जरूरी है इनसे। इनके जहन में रतन टाटा जी को लेके क्या यादें हैं। सबसे पहले मैं मेरे बगल बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानना चाहूंगा क्या है रतन टाटा जी को लेके जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि उनके किस विजन को आप या उनके कौन से ऐसे काम को याद करते हैं और लगता है कि ये बहुत माइलस्टोन था, शायद कोई और ना कर पाता। देखिए, जब भी मैं रतन टाटा जी का नाम सुनता हूँ, मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि वो भारत के सबसे बड़े दानवीर है। उन्होंने इतने सारे लोगों को हेल्प करा। उनका पास्ट का सिचुएशन जैसा भी रहा, लेकिन उन्होंने कभी आगे वाले व्यक्ति को कभी नहीं रुलाया। उन्होंने हमेशा आगे वाले व्यक्ति को खुश रखा है। उनके क्या किस्से मैं बात करूँ, हर एक जगह उनके हर एक सेक्टर में उनके एक ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो शायद हर एक भारतीय के लिए एक गर्व की बात बताते हैं कि वो हमारे देश के थे, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा। मेरे को अभी भी याद है जब वो कोरोना का समय था, जब एक पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा था, एक दूसरे को कोई किसी को टच नहीं कर रहा था। और मेरे को याद है मैं जब परिवार के साथ टीवी में देख रहा था, वो किस तरीके से, जब मैंने खबर सुना था कि टाटा ग्रुप ने टोटल 1500 करोड़ रुपए डोनेट करे सिर्फ कोरोना के लिए, कोरोना में लोगों को बचाने के लिए। तो ये चीज़ दिखा रही थी कि रतन टाटा जी का मन कितना बड़ा है। साथ में मेरे को यह याद है कि कोरोना के समय में उन्होंने 1000 से ज़्यादा चीज़ें डोनेट करी थी। उन्होंने 4.5 लाख वेंटिलेटर मशीन दिए, 4 लाख उन्होंने टेस्ट किटिंग मशीन दिए, मेडिकल इक्विपमेंट दिए। तो ये चीज़ बता रही थी कि वो आज हमारे साथ नहीं है, बट जो उनकी अमरता है, जो दिख रही है, वो हर एक भारतीय के जीवन में रहा है। तो ये चीज़ मेरे को अभी तक उनके लिए याद है। क्यों? और लेकिन मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति भारत का उनको हमेशा से जानता है और हमेशा जानता ही रहेगा। बिल्कुल, आपने सही बात की कि जब उद्योगपति की बात आती है तो अपनी जेब भरने, भ्रष्टाचार जैसे तमाम चीजें जहन में आती। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने निजी जीवन से ज्यादा वो लोगों को कैसे हेल्प कर सके उस पर बहुत ध्यान रखते थे। आकांक्षा बहुत लिखती पढ़ती हैं। आपको किस तरीके से रतन टाटा जी आज याद कर रही हैं? उनके कौन से ऐसे किस्से हैं, ऐसे कौन से ऐसे उनकी चीजें हैं जो आपको बहुत प्रेरित कर रही हैं? आप जैसे यूथ से बात करती हैं, आप भी यूथ हैं तो लोगों से बातचीत करती हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप आज याद कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि मैं उस पहले तो मैं जो उनकी न्यूज़ आई कल, उससे हम सभी बहुत ज़्यादा शॉक में हैं और उस चीज़ को सिंक इन नहीं कर पा रही हूँ, प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ। इन द मिडल ऑफ द नाइट जब मैं उठी तो देखा हर जगह इट वाज देयर कि रेस्ट इन पीस, ओम शांति एंड ऑल ऑफ दैट। और मुझे नहीं लगता कि मेरी हैसियत भी है कि मैं उनके बारे में, इतनी बड़ी शख्सियत वो रहे हैं, इतनी पर्सनालिटी उनकी ऐसी रही है कि नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, हेल्थ सर्विसेज की बात कर लें, एजुकेशन सेक्टर में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर लें, तो मतलब कम है। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल को लगती है उनकी चीज़ बहुत ही खास, वो है हिज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हों, चाहे कोई भी जानवर हो जो बोल नहीं सकता, जो जिनके पास वॉइस नहीं है और उनको ज़रूरत होती है हम जैसे ह्यूमंस की कि हम उनकी देखभाल कर सकें। तो उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना कंपैशन दिखाया है, क्योंकि वो सक्षम भी थे उनके लिए कुछ करने के लिए। भगवान ने उनको इतना प्रिविलेज्ड भी बनाया कि वो कुछ कर सकें। हम जैसे तो सोचेंगे भी तो कुछ ऐसे अभाव होते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए काम किया। जैसे उनका एक बहुत ही खास एक जो उनके बारे में किस्सा शेयर करते हैं, उनके जो दोस्त हैं सुहेल सेठ, वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि जब उनको 2018 में प्रिंस चार्ल्स से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था उनके फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए, तो जो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट उसको होस्ट कर रहा था वो उस पर जा नहीं पाए और उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उसको कैंसिल किया, सिर्फ इसलिए कि उनके जो 2 डॉग्स थे, टैंगो एंड टीटो, वो बीमार पड़ गए थे। तो आप समझ सकते हो कि
हम लोग वी ऑल क्रेव फॉर अवार्ड्स राइट, कि हमको एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमको अप्रिसिएशन मिल जाए, और वो इतने बड़े इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट जिसको होस्ट कर रहा है, ऐसा कोई अवार्ड उनको मिलने वाला है, उनकी लाइफ टाइम जो भी उनकी वर्क रहे हैं फिलेंथ्रोपिक वर्क, उनको उन्होंने सिर्फ अपने डॉग्स के लिए कैंसिल कर दिया। तो आप इसी इंसिडेंट से समझ लो, मतलब इसके बाद शायद मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बड़ी बात आपने बताई और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश लोगों को जानना चाहिए। आपके बगल में हिमांशु है, हिमांशु किस तरीके से क्या याद है? देखिए, रतन जी के बारे में अगर हम शब्द से कुछ कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ओहदे तक पहुंच पाना मुश्किल है। उनकी जो शख्सियत रही है, चाहे वो एक उद्योगपति के रूप में हो, एक दानवीर के रूप में हो, एक त्याग की मूर्ति है उनको अगर कहा जा सकता है। तो कल जैसे न्यूज़ आई तो हम सभी एक प्रकार से चिंतित हो गए कि भारत का एक ऐसा पुरोधा जो कि उसने इतना नाम कमाया, भारत को इतना कुछ दिया, भारत माता के एक बड़े लाल के रूप में जाने जाते हैं, उनका चले जाना हमारे लिए एक युग के जाने जैसा है। मुझे उनकी एक छोटी सी स्टोरी ऐसे याद है कि मैंने सुना था कि जब वो 10 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का आपस में तलाक हो गया था, और उनके भाई और उनका दोनों का जो लालन पोषण था उनकी दादी नवज बाई ने किया। तो उसी को लेकर के उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था कि सुनने में आया था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन उन्होंने शादी नहीं की, और उन्होंने देश को और उद्योग को अपनी पूरा जीवन दे दिया। मतलब उन्होंने त्याग की अगर कोई एक उदाहरण हमको लेना हो तो रतन टाटा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल हिमांशु भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। और अगर शादी की बात करें तो उनके उस पर भी उन्होंने 4 बार उनकी ऐसी लव स्टोरी जो पब्लिक डोमेन पे आई, जिसमें से एक बड़ा किस्सा था अमेरिका का। वो किस्सा था जिस लड़की से वो शादी करना चाहते तो मूलतः चाइना की रहने वाली थी। भारत के बीच में चाइना के कुछ युद्ध हुए थे, इस वजह से उस चाइनीज लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया। उस वक्त बॉलीवुड की एक बड़ी अदाकारा है, नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके साथ भी उनके नाम थे कि शायद उनके साथ वो बंधन में बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद रतन टाटा पूरी तरीके से समर्पित, कहते हैं ना कि 100 साल में कोई कैसा था वैसे थे। आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लेके क्या उनसे यादें हैं, आप साझा करें हमारे साथ। देखिए, कल जब न्यूज़ आई थी तो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपने हेल्थ को लेके सोशल मीडिया में डाला था कि आई एम गुड, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ करके। बट जैसे ही कल रात को उनकी न्यूज़ आई कि वो गुजर गए हैं, तो मेरे से वो चीज़ सहन नहीं हो पाई। बट ये चीज़ मेरे को अच्छे से याद है कि जो चीज़ सरकार नहीं कर पाई थी, जो चीज़ें सरकारी लोगों को करनी चाहिए थी, वो चीज़ें रतन जी ने की थी। जैसे कि 2008 में जो ताज होटल में अटैक हुआ था, उस टाइम पे लोग इतने चिंतित थे अपने परिवारों को लेके, जो लोग स्टाफ मेंबर्स थे होटल के, तो उनके स्टाफ की रखवाली कौन करेगा, उनकी फैमिलीज़ को कौन देखेगा। तो रतन टाटा जी ने वो जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बोला कि जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनके स्टाफ मेंबर्स के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया। जिनकी शादियां नहीं हुई थी, उनको शादी के लिए उन्होंने कंपनसेशन दिया था। और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए किया, जब रेलवे स्टेशन पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पे जो वेंडर्स थे, उनकी फैमिली को भी उन्होंने कंपनसेशन दिया था। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि उन्होंने सिर्फ 20 दिन के अंदर सबको कंपनसेशन प्रोवाइड किया था, उन्होंने एड प्रोवाइड की थी, और जो कि गवर्नमेंट को 10 से 12 साल लग गए थे लोगों को प्रोवाइड करने में। तो उन्होंने इतना जेनरॉसिटी दिखाई है अपने लाइफ में कि मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जिनकी खुद की फैमिली नहीं है। बिल्कुल, वो खुद से ज्यादा देश को पहले रखते थे। हाँ। आप कुछ कह रही थी अभी ऑफ कैमरा, किस तरीके से उनको आप तो जो याद कर रही? हमारे आदरणीय जी रतन टाटा जी थे, वो हमेशा एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे रखते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए दान दिए थे कि ताकि हमारा जो रिसर्च है वो और डेवलप करे और बच्चे रिसर्च को और जाने, ठीक है। और अभी रिसेंटली उन्होंने
कॉल यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसको भी $28 मिलियन रुपए भी उनको दान करे, ताकि जो रिसर्च हमारी और पढ़ाई है वो आगे बढ़ सके। तो उन्होंने इसी तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम हमेशा आगे रखा। बिल्कुल, उनका मकसद था जब पढ़ा लिखा समाज रहेगा, रिसर्च अच्छी होगी तो हम और चीजें बेहतर कर पाएंगे। और भारत पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर कर रहा है। आप किस तरीके से रतन टाटा जी को याद करें और कौन सी ऐसी यादें हैं जो हमारे साथ साझा करना चाहती हैं और यूथ को सुनना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? रतन जी को एक्चुअली रतन ही बोला जाता है, भारत का एक रत्न है वो। बिल्कुल। और दूसरी एक बात कि हम सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जो संस्थापक हैं जमशेद भाई टाटा, उनके पर आई गेस ग्रेट ग्रैंडसन है, पर पोते हैं रतन टाटा जी। और बीच में जो जमशेद भाई टाटा और इनके बीच में जो कार्यकाल रहा एक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का, वो काफ़ी डिक्लाइन रहा। लेकिन जिस तरीके से उनके परिवार में जो चीज़ें चली और उन्होंने उस चीज़ से जो चीज़ें समझी, कि बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बता ही दी हैं, तो मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो फिर उसके बाद उस चीज़ों को समझकर वो हार्वर्ड से पढ़े, उन्होंने अपने बिजनेस की जो सारी स्टडीज़ हैं वो हार्वर्ड से करी, और हार्वर्ड से पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सारी जो एजुकेशन है वो चाहते तो कोई भी इंसान है जो बाहर देश पढ़ने जाता है वो हमेशा बाहर ही हम लोग देखते हैं रह जाता है। बहुत से डॉक्टर्स इंडिया के प्रोमिनेंट वो बाहर हैं अभी भी, बट उन्होंने बाहर से पढ़कर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो उन्होंने जो अपनी एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने भारत में आके इन्वेस्ट करी। मतलब इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो एक उद्योगपति के साथ साथ भारत प्रेमी है। बिल्कुल। भारत माता के प्रति जो उनका प्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा हम यूथ उनसे बहुत कुछ सीखता है। पहला कि हम अपने डेडिकेशन उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनका डेडिकेशन अपने काम के थ्रू, क्योंकि उस समय पे तो टाटा का जो डेक्लिनेशन पीरियड रहा, उस 90s का जो पीरियड रहा डेक्लिनेशन का, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से उस चीज़ को संभाला, आई गेस 1937 28 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार में काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें समझी। एक बच्चे के लिए उतनी चीज़ें समझना देखना काफ़ी कठिन हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से ग्रो किया है वो हम एक यूथ हमें सीखना चाहिए कि परिस्थिति कैसी हो, कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य से नहीं भटकना है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात। तीसरा एक जो मैं पॉइंट बताना चाहूंगी जो हमें उनसे सीखना चाहिए एज ए यूथ, क्योंकि हमें ऐसे आइकन से, ऐसे बीकन से कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और उनसे जो हम लास्ट जो चीजें सीखते हैं दैट इज लव। उनका फिर वो चाहे ह्यूमंस के तरफ रहा है या तो हम एनिमल्स के लिए सोचे, नॉट ओनली डॉग्स एंड कैट्स, उनका बाकी एनिमल्स की तरफ भी काफ़ी प्रेम रहा। हम देखते हैं कि आज के टाइम में नमक से लेकर एक इंजीनियरिंग के टीवी तक का हर एक चीज़ में टाटा ग्रुप माहिर है, और 100 से ज़्यादा कंपनीज उनकी हैं, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके हैं, बट स्टिल उनकी जो चैरिटी है उसकी जो गिनती है वो हम कर नहीं सकते हैं। तो बस इतना ही बताना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखाता है। हमारे साथ रोहित भाई मुंबई से हो, आपने वो सेक्टर भी देखा, 90 के दशक की बात करें जब भारत कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मोटल सेक्टर में जा सकते हैं, ऑटो सेक्टर में। वहां पे जाके जिस तरीके से उन्होंने बनाया, और किस्सा क्या था, इंडिगो वाला किस्सा था, उसके बाद फोर्ड वाला वो घटना क्या थी, उस पर थोड़ा बताएं हमारे। जी देखिए, पहली बात तो ये न्यूज़ सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लगा है। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रतन टाटा जी जो है हॉस्पिटल में गए हैं। ये खबर आ रही थी कि शायद उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है, बट ये रतन टाटा द्वारा ही ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करके कहा कि नहीं, ये तो बस रूटीन सा चेकअप है, ये फेक न्यूज़ ऐसा कुछ है नहीं। बट 2 दिन बाद अगर ये खबर सुनने को मिल रही है कि वो हमारे साथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जैसा कि आपने बोला कि 90s में 1991 या 92 के टाइम पे जब हमने देखा था कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से एक तरीके से डगमगा रही थी, उस टाइम पे टाटा मोटर्स, एक तरीके से टाटा मोटर्स ने एक नई गाड़ी के साथ आए थे, इंडिगो, जो कि लेके तो आए थे, बट कुछ सालों के बाद एक तरीके से उतना ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं। तब रतन टाटा जी ने डिसाइड किया था कि ये पूरा जितना भी कंपनी टाटा मोटर्स को एक तरीके से फोर्ड को बेचना चाहते थे। फोर्ड के पास तो गए वो, लेकिन फोर्ड ने एक तरीके से उन्हें जलील किया, आप कह सकते हैं बेइज्जत भी किया था कि जब आपको इस चीज़ फील्ड का कोई भी अनुभव या नॉलेज नहीं है तो आप इस फील्ड में आए ही क्यों। लेकिन आज 2024 है,
2024 में अगर टाटा मोटर्स की बात किया जाए तो एशिया का लार्जेस्ट जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है टाटा मोटर्स ही है। और चाहे अगर टाटा कंपनी के ऑल ओवर देखा जाए, टाटा के पूरे कंपनी की वैल्यू देखा जाए वर्ल्ड मार्केट में, 365 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो है टाटा मोटर्स है। चाहे वो टिटली हो, चाहे वो स्टारबक्स में ही अपना 40% शेयर इंडिया में ओन करते हो, चाहे एयरलाइंस हो या कई अन्य क्षेत्र जो है, टाटा कंपनी एक तरीके से इंडिया के लिए प्राइड थे। रतन टाटा अ डायमंड, आप क्या ही कर सकते हैं, उनके लिए तो ये सारे वर्ड्स भी छोटे ही पड़ सकते हैं। बट यही कहूंगा कि मुझे भी बहुत ज्यादा शौक लगा है और ये बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे 2 महंगी कारों को बाद में उन्होंने 2008 में टेक ओवर किया था, वो अलग हिस्सा जरूर आप बताएं। 2008 में जैसा कि आप जानते होंगे, हम सब जानते हैं कि 2008-9 में एक तरीके से कैसे वर्ल्ड जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था। उस टाइम पे टाटा मोटर्स एक बड़ी सस्ती गाड़ी भी लॉन्च की थी, टाटा नैनो। हालांकि वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई, लेकिन उसी टाइम पे हमारे रतन टाटा कंपनी ने एक तरीके से 2008-9 में ही दुनिया के 2 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जिनका आप नाम जरूर जानते ही होंगे, द लैंड रोवर और जैगवार को एक्योर किया था। आज वो हर आप देखेंगे वीआईपी जो भी हो, दुनिया के जितने भी महंगे वीआईपी हो या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो या सेलिब्रिटीज ही क्यों ना हो, वो उसी गाड़ी में मोस्टली आप देखा जाता होगा, उसी में वो ट्रैवल भी करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है हमारे लिए भी कि रतन टाटा जी हमारे साथ अब नहीं रहे। बिल्कुल। और नैनो के बारे में बात करें, वो एक बार सफर कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मुंबई की सड़कों पे एक परिवार किस तरीके से टू व्हीलर पे, बिल्कुल 2 व्हीलर पे बिक रहा। वो किस्सा 2003-4 की इंसिडेंट है, जब रतन टाटा जी ने खुद ही एक बार इंटरव्यू में कहा था कि जब वो एक परिवार को देखे थे कि 2 व्हीलर था जिसमें 5 से 6 मतलब लाइक एक फादर थे और उनके 3 शायद डॉटर्स थी, वो बता रहे उसमें से वाइफ थे। तब उन्होंने कहा था कि देख के काफी ज्यादा उन्हें बुरा भी लगा कि हमारा 21st सेंचुरी का हिंदुस्तान है जहाँ पे एक 2 व्हीलर पे 5 से 6 लोग बैठे हैं, जहाँ पे किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने एक विजन लेके आया कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा सस्ती गाड़ी टाटा नैनो, उन्होंने डिसाइड उसी टाइम पे कर लिया था। और 2008 में हमने देखा भी था कि टाटा नैनो जो है लॉन्च भी हुई थी। हालांकि ठीक है उस तरीके से लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट उसी को देखते हुए कई सारी जो कार मेकिंग कंपनीज थी, उन्होंने बजटेबल कार बनानी चालू कर दी, जो बिटवीन 2.5 से 3 लाख के बीच में जो है आज भी देखोगे आप कई सारी कार उसी रेंज में मिल भी जाती हैं। तो एक तरीके से मैंने कहना भी चाहिए कि जो सस्ती कार एक तरीके से मिल भी रही है इंडिया में, एक तरीके से टाटा को क्रेडिट अगर देना चाहें तो सही। उन्होंने विजन जो रखा था कि उन्होंने 65% पहले अपनी संपत्ति को पहले से दान कर चुके थे, लेकिन प्रॉफिट में जो बचते थे पैसे ना उसमें डालते थे। आकांक्षा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में आप जानती होंगी, उसके बारे में फ्री में इलाज कैसे हो सके मुंबई में, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ा मेडिकल सेक्टर में जहाँ बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। उसके बारे में आपने कहीं किससे सुने हैं या क्या उसको लेके किस तरीके से वो विजन था टाटा कैंसर हॉस्पिटल को लेके? जी जैसे कि सभी बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा विजनरी तो थे ही, प्लस आपको पता ही है हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम का थोड़ा सा रहता ही है, कहीं ना कहीं लूप होल और ड्रॉबैक्स हैं काफ़ी सारे उसमें। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की थी अपनी तरफ से, वही जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल की। वहाँ पे एक तो आजकल आपको पता है कि ट्रीटमेंट्स, कैंसर खुद में ही एक ऐसी बीमारी है जो आप गरीबों की बीमारी बोल ही नहीं सकते हो। गरीब आदमी को जब तक पता चलता है उसका 4th स्टेज वैसे ही आ जाता है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। और मैंने ऐसे खुद पर्सनल लाइफ में अपने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि डॉक्टर खुद पेशेंट्स को बोलता है या उनके घर वालों को बोलता है कि आप अब इनको ले जा लीजिए, अब इनका दवा से कुछ नहीं हो सकता, अब आप इनके लिए दुआ कीजिए। क्योंकि नहीं पूरा जो हमारे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो इतना ज़्यादा कर्ज में डूब जाती है कैंसर का इलाज करते करते कि उनके लिए ज़िंदगी भर पॉसिबल नहीं है उस कर्ज से ऊपर आने के लिए, है ना। तो बस ये चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसे वो सबके लिए कंपैशन तो थे ही, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, जो भी है। तो इतने ज़्यादा कंपैशन के चलते उन्होंने अपना जो हॉस्पिटल खोला 24/7, उसमें फैसिलिटीज़ थी, फ्री CT स्कैन्स, MRIs, अल्ट्रासाउंड्स, जो कि आप अल्ट्रासाउंड कराने भी जाएंगे आज की डेट में तो 1600 से 1800 के बीच में ही होता है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। ऐसे जैसा तो करा भी नहीं सकता, यही सोचते हैं कि चलो ठीक है हो जाएंगे ठीक, और मतलब बहुत बुरे हाल हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो रतन टाटा जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया अपना हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल। और सबसे महंगा इलाज भी होता है आकांक्षा, उसके लिए अलग अलग उन्होंने सेक्टर में काम किया। और आप में से किसी को कोई किस्सा याद हो, जैसे उन्होंने पेटीएम को एक बार हेल्प की थी, या जैसे कोई भी आपके पास विजन हो, आप कोई बिजनेस आइडियाज ले जाते हो तो उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी को कुछ और बोलना हो जिसको लग रहा हो कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, रोहित भाई आपके जहन में कोई ऐसी बात जो याद आ रही हो? एयरलाइंस को लेके आप कुछ कह रहे थे, पहले उन्हें नहीं मिला, फिर आखिरी में जो एयरलाइंस घाटे में थी वही बाद में प्रॉफिट में आई।
आपने एयरलाइंस की बात की, थैंक यू। ये तो बहुत ज़रूरी बात थी कि 1931 में जैसा कि हम जानते हैं कि जे.आर.डी. टाटा एक ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ आए थे कि जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने सोचा था कि एक अपनी खुद की एक एयरलाइंस जो कंपनी जो है चालू करेंगे। हालांकि 20 सालों तक तो काफ़ी अच्छी चली, लेकिन उस टाइम पे जो सरकार का जो भी पॉलिसी रही वो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी मजबूरी में आके स्टेट ओन कंपनी होना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन एयरलाइंस जो थी 20-25 साल 1931 से 1950-55 के बीच में देखा जाए तो एक गोल्डन पीरियड ही मैं मानूंगा एयर इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद से ही जैसे ही वो स्टेट ओन हुई उसके बाद से हमने देखा है कि वो एक सफ़ेद हाथी बन के रह चुकी थी। 2007 में तो एक तरीके से सरकार ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि हम इस एयरलाइंस को और ज़्यादा चला नहीं सकते, हमें इसे बेचना ही होगा। बट फिर भी सरकार निवेश करती रही, लेकिन आखिरकार वो सन जो है 2022 में आया और जहाँ पे ये फैसला लिया गया कि वापस से जो है जो जे.आर.डी. टाटा जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था एयर इंडिया, वापस से जो है टाटा फैमिली के पास आ गया था। तो ये सारे किस्से रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं रोहित भाई, अगर हम चर्चा करें तो कई दिन बीत जाएंगे, मतलब कोई नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत योगदान रहा और कई सारे यूथ के अगर कहें ड्रीम को अगर पूरा करने वाले में से एक थे। मेरे निजी जिंदगी में बहुत अच्छा किस्सा है मेरे भाई का, बड़े भैया, जिस तरीके से उनकी पहली जॉब लगी, किस तरीके से एक्साइटमेंट था। ऐसे करोड़ों लोग यूथ इवन हैं। फ्लाई एमिरेट्स जो है या कटार एयरवेज का हम सब जितना नाम सुना होगा, इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है, ये इसी तरीके से उनके जितने भी सीईओ रहे हैं, हमने कहा, उन्होंने ये खुद कहा है कि हमने एयर इंडिया को देखते हुए ही एक तरीके से हमने उनसे ही एक विजन लिया था, जिसकी वजह से आज फ्लाई एमिरेट्स हम देख रहे हैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, या कटार एयरवेज हो गए या कई और अन्य एयरलाइंस एंड कंपनीज जो हैं। वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने जिस तरीके से हम्बल थे और जिस तरीके से लोगों से मिलते थे, एहसास नहीं दिलाते थे कि वो दुनिया के कितने अमीर। एक डेटा अगर मोटा हिसाब आप लगाएं तो 3800 करोड़ की संपत्ति के आसपास, कभी भी नहीं एहसास दिला। आप उनसे मिलेंगे आपको लगेगा नहीं। मुझे अच्छे से याद है, नीरज चोपड़ा इस समय बहुत फेमस है, हर कोई जानता। उन्होंने मिला, उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट भी किया था उसमें कि उनको लगा नहीं कि रतन टाटा से मिले, जैसे लगा कि हम किसी आम इंसान से मिले। शांतनु नायडू के नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिस तरीके से वो जानवरों के लिए काम करते थे, फिर उनके साथ मिला, लास्ट बर्थडे उन्होंने उनके साथ मिला। ऐसे तमाम किस्से हैं। छोटा सा जी, इंसिडेंट जी। मैं शेयर करूंगी। 2020 में जब वो बहुत ज़्यादा गैप के बाद इंस्टाग्राम पे आए थे, ऑनलाइन मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, तो एक लेडी हैं, उन्होंने एक, अगर हम बात करें ऑनलाइन बिल्कुल। ट्रोलिंग की या जो भी है, जिससे हम बहुत ज़्यादा गुजरते हैं आम बिल्कुल, जिंदगी में बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता है इग्नोर करते हुए भी आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते हो। जी, तो एक लेडी ने उनको लिख दिया था छोटू। जी, बधाई देते हुए करेक्ट। congratulations, छोटू। तो लोगों ने काफी ट्रोल किया था, मतलब एवरीबडी वाज आफ्टर दैट लेडी कि मतलब कैसे, ऑब्वियसली उनका इतना प्यार है रतन टाटा जी के लिए, सबके मन में, सबके दिल में, बिल्कुल दिल से स्नेह है उनके लिए। तो काफी ट्रोल किया था, बहुत अब्यूज भी किया था उसको ऑनलाइन। तो रतन टाटा जी ने उनका स्टैंड लिया था और बोला था कि देयर इज अ चाइल्ड इन ईच वन ऑफ अस, तो आप उनको प्लीज थोड़ा सा डिमीन ना करें, रिस्पेक्ट से। तो आप देख सकते हो, मतलब हमारे लिए कोई कुछ तू भी बोल दे आपकी जगह तो हम लोग कितने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और इतनी बड़ी पर्सनालिटी के होने बाद आप इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, तो या ये सारी हैं उनके वर्च्यूज बिल्कुल, जो उनको आकांक्षा ने आज बहुत भी। अच्छा इसमें बात ऐड ऑन की। ऐसे तमाम किस्से हैं रतन टाटा जी को लेके। भारत के अगर असली रत्न की बात करें, भारत रत्न की बात करें, तो रतन टाटा थे। भारत ने अपने एक रतन को खो दिया है। हम सब उनकी यादों और उनके दिखाए हुए रास्ते पे अब चलना है, चलना भी चाहिए। बाकी इस चर्चा में इन खबर पे इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इन खबर, इंडिया न्यूज़।